सभी को नमस्कार। आईएमए परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। एक बार फिर से हम एमसीक्यू सीरीज में हम लेके आए हैं राष्ट्रीय आय का टॉपिक नेशनल इनकम। उस नेशनल इनकम से संबंधित जो भी क्वेश्चन हमारे परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं, हर बार हमें एक ना एक क्वेश्चन जो है वो राष्ट्रीय आय से देखने को मिलता है। हर पेपर के अंदर, चाहे वो राजस्थान पीएससी की बात करें, यूपीएससी की बात करें, या हम किसी भी पीएससी की बात करें या अपने अधीनस्थ बोर्ड की बात करें, तो हमें जहां भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि जो क्वेश्चन हमारे रहते हैं इकोनॉमी के, उसके अंदर नेशनल इनकम जो है वो हमारा एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहा है। उसी से संबंधित आज मैं आपसे चर्चा करूंगा, कुछ क्वेश्चंस की कुछ डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार नेशनल इनकम के क्वेश्चंस को हमें थोड़ा कम टाइम में सोल्व करना है, कहां पे हमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, उन सभी की चर्चा जो आज की क्लास में रहने वाली है। तो आज हमारा टॉपिक शुरू होता है हमारा राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। अब देखिए, नेशनल इनकम के संबंधित जो हमारे एमसीक्यूज हैं या पीवाईक्यू है, जो हमारी सीरीज चल रही है, उसी के अंदर हम लेके आए हैं अपना कि कुछ क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं। उसके अंदर हमारा जो पहला क्वेश्चन आज का रहता है, वो पहला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय आय निरूपित करता है कि नेशनल इनकम किसे कहा जाएगा। इनमें से कि नेशनल इनकम को आप कैसे निकालेंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन निकले तो देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों से क्वेश्चन जो लेके आया हूँ वो हिंदी मीडियम के अंदर है। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस रहने वाली है उसके अंदर मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आपके साथ में बाइलैंग्वेज पेपर लेके आऊँ, आपके इंग्लिश को भी और हिंदी को, दोनों के कॉन्सेप्ट हम देखेंगे ताकि हम इजी वे में सोल्व कर पाए। तो देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो हमें सबसे पहले देखना है बाजार कीमत लिखा है। बाजार कीमत का मतलब है मार्केट प्राइस। अब जब भी नेशनल इनकम आता है तो नेशनल इनकम को हम कब निकालते हैं? अपने एनएनपी फैक्टर कॉस्ट के ऊपर निकालते हैं। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट जो हमारा है वो आपका क्या कहलाता है? हमारा देश का नेशनल इनकम कहलाता है। तो देखिए, सबसे पहले है मार्केट प्राइस, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल यानी कि देखिए, ये ऑप्शन आपका क्या कह रहा है? सकल यानी कि ग्रॉस नेशनल आपका प्रोडक्ट है, जीएनपी। उसके अंदर हम लोगों ने मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन को घटाया तो आपका आ गया एनएनपी। तो आपका ऑप्शन बन रहा है एनएनपी मार्केट प्राइस। पहला ऑप्शन आपका क्या है? एनएनपी एट मार्केट प्राइस है। बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। बी ऑप्शन क्या कहता है कि बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन बराबर आपका क्या आ गया? एनएनपी एट मार्केट प्राइस। अब उसने इसके आगे क्या कहा कि घटाकर विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय को जोड़कर प्लस एनएफआईए को, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को आपने क्या किया है? जोड़ दिया है। तो देखिए, ध्यान देना है हम लोगों को कि ये जो आपके एनएनपी है इसके अंदर ऑलरेडी आपका एनएफआईए जो है वो शामिल है। तो ये भी ऑप्शन आप लोगों का क्या होता है? गलत। पहला भी गलत हो गया क्योंकि एनएनपी फैक्टर कॉस्ट के ऊपर हमें निकालना है नेशनल इनकम, जबकि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हमें मिल रहा है एनएनपी मार्केट प्राइस। एनएनपी जब भी बात की जाती है, जीएनपी की जब भी बात की जाती है, जब भी नेशनल प्रोडक्शन की बात की जाती है, राष्ट्रीय उत्पाद की बात की जाती है, तो इसके अंदर हमारा जो विदेश से प्राप्त निवल कारक आय है यानी कि एनएफआईए एट कारक आपके फैक्टर कॉस्ट है, उसको हमने ऑलरेडी आपके शामिल किया हुआ है। सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो सी ऑप्शन को देखा जाएगा तो बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस आपके माइनस डेप्रिसिएशन बराबर एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस आपका आ गया। फिर आता है अप्रत्यक्ष करों को घटाकर, अब आपने क्या किया? माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस आपके सब्सिडी, प्लस सब्सिडी। देखो, हम जब भी कभी भी हम जब देश के नेशनल इनकम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर एक तरफ होती है कॉस्ट, जहां भी फैक्टर होगा कॉस्ट जरूर होगी। कारक लागत या साधन लागत, कारक या साधन लागत। तो जो भी कारक है, कारक कौन कौन से होते हैं हमारे पास में? भूमि होती है, लैंड है, श्रम है, लेबर है, उसके बाद में हमारे पूंजी है और एक उद्यमी है। और इनकी जो लागत रहती है, भूमि के साथ में जो हमेशा जो लागत रहती है वो रहती है किराया या लगान शब्द हमें देखने को मिलता है। किराया, लगान या रेंट, किराया, लगान या रेंट। फिर श्रम के साथ जो रहता है वो होती है मजदूरी या वेजस, मजदूरी या वेजस। फिर आती है पूंजी, पूंजी के साथ हम जोड़ते हैं ब्याज की लागत, इंटरेस्ट।
और फिर उद्यमी जो होता है वो है लाभ के साथ, प्रॉफिट के साथ। तो कारक लागत जब भी हमें निकालनी है, फैक्टर कोस्ट जब भी हमें निकालना है, फैक्टर कोस्ट हमेशा निकाला जाता है आपके रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट के साथ। फिर इसी फैक्टर कोस्ट से हम क्या निकालते हैं, अपना मार्केट प्राइस निकालते हैं, बाजार मूल्य निकाला जाता है, मार्केट प्राइस या फिर आपके बाजार मूल्य। अब बाजार मूल्य हम लोगों को निकालना है, तो बाजार मूल्य के लिए हम क्या करेंगे, आपके रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट यानी कि फैक्टर कोस्ट। इसके साथ में मैं क्या जोड़ दूंगा, आपका इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि आपके जैसे जीएसटी है, यानी कि प्लस हम क्या करने वाले हैं, आपका इनडायरेक्ट टैक्स निकालेंगे, माइनस अगर कोई सब्सिडी उसे मिल रही है, माइनस सब्सिडी, तब आपके क्या निकल कर आएगा, मार्केट प्राइस निकल कर आएगा। अब हम लोगों को ऑलरेडी आपका मार्केट प्राइस दिया हुआ है, हमें निकालना है आपका फैक्टर कोस्ट। अब देखिए कि हम लोगों को क्या लिखा हुआ है, मार्केट प्राइस जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो जो मार्केट प्राइस होगा उसके साथ में मैं प्लस क्या करूंगा, आपके सॉरी माइनस क्या करूंगा मैं, इनडायरेक्ट टैक्स, प्लस क्या करूंगा, सब्सिडी। तो मेरा क्या निकल कर आ जाएगा, आपके फैक्टर कोस्ट निकल कर आएगा। फैक्टर कोस्ट निकालने के लिए मुझे क्या करना है, मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को घटाना है, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स को घटाना है और सब्सिडी को जोड़ देना है। तो देखिए यहां पे क्या किया जा रहा है, यही तो किया जा रहा है, मार्केट प्राइस के साथ में मैंने इनडायरेक्ट टैक्स को घटाया और सब्सिडियों को जोड़ दिया, तो क्या निकल कर आ गया, बराबर आपका निकल कर आया एनएनपी एट फैक्टर कोस्ट। और नेशनल इनकम किसके ऊपर निकाला जाता है, एनएनपी एट फैक्टर कोस्ट के ऊपर। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही रहा। अब देखो लास्ट भी देख लेते हैं कि बाजार कीमतों पर डी ऑप्शन क्या कहता है, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है आपका। डी ऑप्शन कहता है मार्केट प्राइस के ऊपर आपका सकल जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस एनएफआईए। एनएफआईए को अगर हम माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकल कर आ जाएगा, जो कि गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, क्योंकि बाजार कीमतों के साथ में जब हम मूल्यह्रास को निकालते हैं तो हमारा शुद्ध यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद की जगह क्या आ जाएगा, शुद्ध नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि एनएनपी आएगा। उस एनएनपी के साथ में जब मैं इनडायरेक्ट टैक्स को बाहर कर दूंगा मार्केट प्राइस में से, तो और सब्सिडी को जोड़ दूंगा तो क्या आएगा, फैक्टर कोस्ट निकल कर आएगा। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। हमेशा जब भी इस तरह के क्वेश्चन को करो तो इसकी शॉर्ट फॉर्म पे जाना है हम लोगों को। जीएनपी से जी से जब भी डेप्रिसिएशन बाहर होगा, कुल या सकल में से जब भी हम डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास को बाहर करेंगे तो नेट निकल कर आएगा, शुद्ध निकल कर आएगा। और राष्ट्रीय आय क्या होती है, एनएनपी एट फैक्टर कोस्ट होती है, जो हमें सी ऑप्शन में देखने को मिल रही है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, एनएनपी एट फैक्टर कोस्ट। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलते हैं, आगे भी इस तरह के कुछ क्वेश्चन में और सोल्व करेंगे हम लोग। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। तो देखिए कथन नंबर एक क्या कहता है, नंबर एक आपके क्या कह रहा है, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध का मतलब नेट, घरेलू का मतलब डोमेस्टिक और प्रोडक्ट है। एनडीपी बराबर क्या होता है, एनडीपी बराबर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी प्लस मूल्यह्रास प्लस डेप्रिसिएशन। नहीं, गलत है, क्योंकि एनडीपी जब भी निकाला जाएगा एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन होता है, ना कि प्लस। तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। कथन दो, नंबर दो आपका क्या कह रहा है, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम बराबर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी बटा में पॉपुलेशन। नहीं भाई, पर कैपिटा इनकम भी गलत हो गया। क्यों, क्योंकि जो पर कैपिटा इनकम होता है वो होता है हमारा एनएनपी फैक्टर कोस्ट बटा में आपके पॉपुलेशन। ठीक है, अब देखो नंबर तीन कथन क्या कहता है। नंबर तीन सीधा है कि विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करने के लिए शुद्ध घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षा बेहतर मानक है। कि विश्व वर्ल्ड इकोनॉमी की तुलना करनी है, विश्व अर्थव्यवस्था की तुलना के लिए एनडीपी शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी जीडीपी से बेहतर है। ये कह रहा है तीसरा ऑप्शन कि हमें भारत की श्रीलंका के साथ में जब कंपैरिजन करना है तो आप एनडीपी से कीजिए, जीडीपी से ना कीजिए, ये कह रहा है। देखिए हर एक देश के अंदर जो हमारा एनडीपी कब आता है, एनडीपी आता है जब जीडीपी से हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को बाहर करते हैं, तो एनडीपी आता है। ठीक है, अब जो डेप्रिसिएशन है ये हर देश के अंदर अलग अलग हो सकता है।
डेप्रिसिएशन क्या हो सकता है, हर देश के अंदर अलग अलग हो सकता है, इसलिए बेहतर कौन है, जीडीपी से ही तुलना करना बेहतर है। जीडीपी के जो रूल रेगुलेशंस रहेंगे वो सभी के सेम रहेंगे, तो इसलिए हमारे लिए ये तीसरा कथन भी क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर रहेगा। कि आप लोग देखते हैं तो इसके अंदर जब भी हम देखेंगे तो सकल घरेलू उत्पाद जो है यानी कि जीडीपी जो है वो बेहतर मानी जाती है, किसके लिए, कंपैरिजन के लिए, एक देश की दूसरे देश से इकोनॉमी का कंपैरिजन करने के लिए। तो आपका दूसरा कथन भी आपके क्या होता है, गलत हो जाता है। तीनों के तीनों आपके क्या है, गलत हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। इंडियन इकोनॉमी से संबंधित कथन है कि पिछले दशक में यानी कि 10 सालों में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ रही है। पहला, वास्तविक के अंदर अगर देखा जाए तो जीडीपी एट बेस प्राइस पूछा जा रहा है कि वो लगातार आपके क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, वृद्धि दर लगातार बढ़ रही है। पहला ये कह रहा है कि वृद्धि दर, ग्रोथ रेट जो है वो लगातार बढ़ रही है। वृद्धि दर का मतलब ये कहना चाहता है कि भाई फॉर एग्जांपल 2024-25 के अंदर आपके 10% थी, एग्जांपल ले रही है, 2025-26 के अंदर ये 10 से बढ़कर आपके 11 हो गया, फिर 2026 के अंदर ये 12 हो गया, मतलब ग्रोथ रेट जो है वो लगातार बढ़ रही है, ये कहना चाह रहा है। दूसरा है पिछले दशक में बाजार कीमतों पर, बाजार कीमत मार्केट प्राइस पे। दूसरा, इसको हम रियल जीडीपी भी कहते हैं, वास्तविक जीडीपी यानी कि रियल जीडीपी जो बेस प्राइस पे निकाली जाती है, बाजार आपके प्रचलित आपके स्थिर मूल्यों पे, जो बाजार कीमतों पर आपके सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, या जिसे हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी यानी कि बेस आपके जो वर्तमान में प्रचलित मूल्य है या बाजार मूल्य है उसमें जीडीपी जो है वो लगातार बढ़ रही है, जीडीपी इंक्रीज कर रही है, लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ता रहा है। तो ये बात मुझे कहीं ना कहीं ठीक लगती है, क्योंकि ये तो देखो वृद्धि दर का मतलब यह है कि हर साल वृद्धि दर के अंदर वृद्धि हो रही है। पहला कथन कहता है हाँ हमारी जीडीपी जो है, रियल जीडीपी जो है वो बढ़ रही है, पर कभी कभी तो ये 10% बढ़ रही है, तो कभी 8% बढ़ती है, तो कभी 5% बढ़ती है, ना कि हर बार वृद्धि दर पिछली वृद्धि दर से ज्यादा बढ़ रही है, नहीं। तो पहला कथन तो हमारा क्या है, गलत है। सेकंड कथन जो है हमारा सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही है, तो आपका केवल 2 जो है वो सही रहेगा, केवल 2 जो है आपका सही रहने वाला है, ओनली 2, क्योंकि पहली जो है वास्तविक घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर जो है वो आपके लगातार बढ़ रही है, कि पिछले साल की वृद्धि दर 10, अब की बार 12, फिर 14, फिर 16, ऐसे नहीं, कभी 10 है तो कभी 8 भी है, कभी 6 भी है, क्योंकि वृद्धि तो हो रही है परंतु वृद्धि दर के अंदर लगातार वृद्धि नहीं हो पा रही है, ये कहना चाहता है। तो पहला कथन क्या हुआ, गलत, तो दूसरा सही है। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय आय के लेखांकन में अकाउंटिंग के अंदर आधार वर्ष, नेशनल इनकम के अंदर एक अकाउंटिंग है, उसके अंदर एक बेस ईयर दिया है, आधार वर्ष दिया होता है, उस आधार वर्ष के ऊपर आपका अर्थ है आधार वर्ष या बेस ईयर। जैसे अभी हमारे नेशनल इनकम की काउंट करने के लिए आधार वर्ष हमारा जो चल रहा है वो 2011-12 चल रहा है, 2011-12 हमारा आधार वर्ष है। उसका उपयोग क्या किया जाता है कि देखिए जिस वर्ष की आय का उपयोग, आय का देखा जाएगा मौद्रिक जीडीपी की गणना के लिए, जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग मौद्रिक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, मौद्रिक जीडीपी यानी कि आपके नॉमिनल के लिए, जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी यानी कि रियल जीडीपी। देखो मौद्रिक जीडीपी जो होती है, मौद्रिक जीडीपी या आपके मॉनेटरी जीडीपी, ये आपकी होती है बाजार कीमत पर, ये बाजार कीमतों पर होती है, जो आपके मार्केट प्राइस है, इसको हम क्या कहते हैं, आपके नॉमिनल जीडीपी या नाम मात्र जीडीपी भी कह देते हैं, नॉमिनल जीडीपी भी कह देते हैं, ठीक है। फिर देखो जो वास्तविक जीडीपी है, देखो पहले यहां पे भी मौद्रिक जीडीपी आया है, यहां भी मौद्रिक जीडीपी है, यहां आपका वास्तविक जीडीपी आ रहा है और यहां भी आपका वास्तविक जीडीपी आ रहा है। वास्तविक जीडीपी या रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी या आपके रियल जीडीपी। अब ये जो होती है ये होती है आपके आधार वर्ष पर, आधार वर्ष आधार मूल्य पर। तो ये तो हम लोगों को पता लग गया कि भाई
बाजार कीमत हमें नहीं लेनी, ये वाले मौद्रिक मूल्य तो हमें नहीं लेने, पहला। दूसरा तो डायरेक्ट गलत है। तीसरे में देखते क्या कहते हैं कि 10 वर्ष की कीमतों का उपयोग, इधर है आय का उपयोग। अब बताओ, आप खुद बताइए कि हम एक कीमत को लेकर चलते हैं या उस समय की हमारी इनकम को लेकर चलते हैं। हम उस आधार वर्ष के अंदर हम कुछ कीमतों को लेकर चलते हैं कि भाई फला टाइम के अंदर 2011-12 के अंदर ये कीमतें थी, ये नॉमिनल जीडीपी थी, सॉरी हमारी ये रियल जीडीपी थी। हम उसी को एक आधार मानते हैं, उसे ही बेस प्राइस मानते हैं कि इस पेन का मूल्य 2011-12 में 20 था, उस समय इसका कितना प्रोडक्शन था, आज के टाइम 2025-26 में कितना इसका प्रोडक्शन हुआ है, आज रेट हमारा वही 20 रुपए इसका रहने वाला है। आज के दिन अगर देखा जाए बाजार मूल्य हो सकता है कि 2010-11 में ये आपके 20 रुपए का था, आज ये 40 का हो गया, ये तो हो गया इसका बाजार मूल्य। अगर मैं इसे आज भी 20 रुपए का मान के चलूं तो वो है मेरी कीमत कौन सी, आधार वर्ष की। तो आधार वर्ष का जो अर्थ है वो है सी ऑप्शन, जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है या रियल जीडीपी के लिए आपके किया जाता है। तो हमेशा आधार वर्ष या आधार मूल्य जो होता है उस वर्ष की कीमतों का उपयोग किया जाता है, कीमतों का उपयोग किया जाता है, कि कीमतों का उपयोग किया जाता है। दोबारा से देखिए क्या कहता है, राष्ट्रीय आय के लेखांकन में आधार वर्ष है जो अभी हमारा 11-12 है का अर्थ है जिस वर्ष की आय का तो कभी भी उपयोग नहीं होता है, हमेशा कीमतों का उपयोग होता है। कीमतों का उपयोग भी कब होता है, जो आधार कीमत एक ही मानी जाती है। मौद्रिक जीडीपी जो आपके लगातार बदलती रहती है, प्रचलित मूल्यों पे होती है, आपके जो फ्लैक्चुएट होने वाली कीमतें हैं, मार्केट प्राइस की जो कीमतें हैं उसके ऊपर किया जा रहा है। जबकि जो रियल जीडीपी है या आपके स्थिर मूल्य है, एक आपके कॉन्स्टेंट है, जहां पे आपका रेट जो है वो आपके एक कंप्लीट एक ही रहने वाला है, कहीं भी चेंजेस उसमें नहीं देखने को मिलते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन जो है कि 10 वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी यानी कि रियल जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, जो किसके ऊपर निकाली जाती है, आधार वर्ष या आधार मूल्यों पर, आधार मूल्य पे या स्थिर मूल्यों पर, स्थिर मूल्यों पे इसका गणना किया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वो क्वेश्चन आता है हमारा, सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाए, कल्पना करते हैं हम हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो इनमें से किस एक को साधारणतः दिमाग में या ध्यान में नहीं रखा जाता है। देखो, जब भी आपके देश के अंदर, ए ऑप्शन क्या कहता है, जीडीपी में वृद्धि। अब जब आपके देश के अंदर जीडीपी में वृद्धि होगी तो भाई आपके देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, सही बात है, होगा या नहीं होगा। जब आपके देश की जीडीपी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन के साथ साथ हमारा उत्पादन और इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बढ़ रहा है, उसके साथ साथ में हम लोगों के साथ रोजगार बढ़ रहा है, हमारा गरीबी कम हो रही है, तो देश का एक तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। फिर देखिए सेकंड, बी ऑप्शन, वर्ल्ड बैंक से वित्तीय सहायता में, वर्ल्ड बैंक से सहायता, फाइनेंशियल हेल्प आप ले रहे हैं, ग्रांट्स ले रहे हो या फिर आप लोगों पे लोन्स बढ़ रहे हैं, क्या उसकी वजह से हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा क्या, बताइए। हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा क्या जब वर्ल्ड बैंक, आप लोगों का देखा हमने कि वर्ल्ड बैंक से हमने सहायता ली, और वर्ल्ड बैंक से सहायता लेने से हो सकता है कि उसको तो हमने केवल क्या किया हो, हम लोगों ने सब्सिडी में बांट दिया हो, जरूरी नहीं कि इससे हमारा उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन पे आपके हो सकता है कि कोई भी असर ना पड़ रहा हो। तो तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं अभी, सी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में, ग्रॉस नेशनल इनकम में वृद्धि, जीएनपी बढ़ेगा तो यहां भी हम लोग क्या हो रही है, अपने देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ा रहे हैं। डी ऑप्शन, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद, या हम लोग ग्रॉस नेशनल इनकम की बात कर लें, जीएनआई के अंदर इंक्रीज कर लें, तो जब आपके देश का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, हम लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, ये गलत इसमें ऐड हो गए हैं भाई, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक जरूर करें, कमेंट्स जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, उन क्वेश्चन के अंदर सबसे टफ टॉपिक है, थोड़ा आपके कॉन्सेप्ट्स पे चलने वाला टॉपिक है, हम लोगों को एक एक बेसिक चीज पढ़नी है ना। हम देखेंगे भाई, जब भी हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखिए, हम लोग कभी भी बात करते हैं तो दो चीजें हमारे सामने आती हैं, एक हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है, आर्थिक समृद्धि है,
आर्थिक समृद्धि है, प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ है, और प्लस आपका ह्यूमन डेवलपमेंट है, मानव विकास है। ह्यूमन डेवलपमेंट बराबर आपका क्या हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है, आर्थिक विकास होता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर भी अगर हम चलें तो आगे कई बातें आ जाती हैं आपकी। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि इधर लेते हैं हम प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, आपके देश का नेशनल इनकम ले लेते हैं हम, जीडीपी ले रहे हैं, है ना, और आपके उत्पादन को ले लेते हैं, प्रोडक्शन को ले लेते हैं, उत्पादन प्रोडक्शन आ गया आपका, और इधर हम ले लेते हैं अपने अवसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर को। ये जब भी बढ़ेंगे, अवसंरचना ये हमेशा क्या होंगे, जब भी हमें बढ़ेंगे तो हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ये जब भी बढ़ेंगे। फिर देखिए आपके मानव विकास के अंदर हम देखते हैं पॉपुलेशन, जनसंख्या, ये आपके जब भी कम होगी तो हमारे देश का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, क्योंकि हमारे देश के पर कैपिटा इनकम कैसे निकाला जाता है, तो एनएनपी बटा में पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जितनी कम होगी पर कैपिटा इनकम उतनी ही ज्यादा होगी हमारी। ठीक है, फिर देखिए इसके अंदर हमारा शिक्षा का स्तर, लेवल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का स्तर, लेवल ऑफ एजुकेशन हमारा कैसा होना चाहिए, अच्छा होगा। ठीक है, रिसोर्सेज ज्यादा मिलेंगे हम लोगों को, स्वास्थ्य एवं पोषण, स्वास्थ्य एवं पोषण, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन जो है वो कैसा होना चाहिए, वो भी अच्छा होना चाहिए। फिर आप लोग देखेंगे कि आपके गरीबी, बेरोजगारी, जब आप लोगों की जीडीपी बढ़ेगी, आपके देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, देश का नेशनल इनकम बढ़ेगा, तो गरीबी बेरोजगारी कम है, जनसंख्या कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं रिसोर्स ज्यादा है हमारे पास में। एक इसके अंदर लेते हैं महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, ये भी कैसा, ज्यादा। ठीक है, तो ये हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है। अब बताइए क्या इसके अंदर वर्ल्ड बैंक से जो हमें सहायता मिली है इसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट हो रहा है क्या भाई, नहीं तो आपके किसको ध्यान में नहीं रखा जाएगा, बी ऑप्शन, वर्ल्ड बैंक से सहायता में। जीडीपी बढ़ेगी तो ध्यान में रखा जाएगा, जीएनपी बढ़ेगा ध्यान में रखा जाएगा, जीएनआई आपका बढ़ेगा तो भी जीएनपी भी आपका ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम है या फिर आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है तो हमारे देश का नेशनल इनकम या देश का आपके जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो क्या होगा, वो बढ़ेगा आप लोगों का। ठीक है, तो एक बार फिर से सभी अपने चैनल को लाइक जरूर, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा को इसके साथ जोड़िए, क्योंकि आप लोगों को बहुत काम आने वाली वीडियोस हैं। हम देख रहे हैं कि माइनर मिस्टेक्स इन दिनों हो रही हैं। हमने अभी पीएसआई का एग्जाम देखा, लास्ट ईयर हमने राजस्थान के आरएएस का एग्जाम देखा, कई माइनर मिस्टेक्स हुई, पेपर के अंदर लेंथी पेपर आ रहे हैं, पेपर बहुत ज्यादा लेंथ दे रहा है हमारे, है ना। तो इस जो गलतियां हम कर रहे हैं उन गलतियों से बचना है हमें। ठीक है, कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कभी भी हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसके ऊपर अपने अच्छे विचार रख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है निम्नलिखित हम सीधा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय को मापने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि नहीं है। देश के अंदर जब भी नेशनल इनकम की बात आएगी, नेशनल इनकम का जब भी मापने के लिए जो मेथड्स यूज किए जाते हैं उसके अंदर 3 विधियां यूज की जाती हैं। देखिए नेशनल इनकम के लिए 3 विधियां हैं, 3 मेथड आपके किए जाते हैं। सबसे पहले है आपका उत्पाद विधि या प्रोडक्शन मेथड, उत्पाद विधि या प्रोडक्शन मेथड है। नंबर 2 हमारा जो यूज किया जाता है वो है आय विधि, इनकम मेथड आ जाएगा। तीसरा आता है आपका व्यय विधि, आपके एक्सपेंडिचर जो है वो मेथड यूज किया जाता है। 3 मेथड आपके यूज किए जाते हैं। निर्यात आयात विधि किसी भी तरह से यूज नहीं की जाती है। अब देखिए कि भारत के अंदर, भारत में इन 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है, इन 2 विधियों का उपयोग किया जाता है। व्यय विधि के अंदर इसका उपयोग नहीं किया जाता।
नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि व्यय विधि के अंदर हम अपना क्या करते हैं, उपभोग प्लस बचत दोनों को शामिल करते हैं। हमारा क्या खर्च है और बचत क्या है उसको शामिल किया जाता है। अब बचत के जो डाटा हमारे पास में वो हमें मिल नहीं पाते हैं भारत के अंदर। एक्चुअल में बचत के जो डाटा है, जो सेविंग्स है उसके जो, क्योंकि हम लोग सभी के साथ में हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ नहीं है, बैंकों से जुड़े नहीं हुए, तो इसलिए हमारे पास में क्या है कि इसके डाटा उपलब्ध नहीं हो पाते, इसलिए हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पे उत्पाद विधि यानी कि तीनों के अंदर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके हिसाब से और इनकम मेथड का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि बाजार मूल्यों पर, अब देखो वापस से वही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, यदि बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय में आर्थिक अनुदान जोड़ दिया जाए और प्रत्यक्ष कर घटा दिया जाए तो वह बराबर होगा। अब देखो मार्केट प्राइस आपको दिया हुआ है, मार्केट प्राइस की तरफ चलते हैं। तो मार्केट प्राइस के साथ में ये क्या कर रहा है कि आर्थिक अनुदान यानी कि प्लस सब्सिडी माइनस आपके प्रत्यक्ष कर लिख दिया, इनडायरेक्ट टैक्स रहेगा, अप्रत्यक्ष कर घटा दिया जाए तो वह बराबर होगा किसके, वो फैक्टर कॉस्ट के बराबर होगा, वो फैक्टर कॉस्ट के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं, फैक्टर कॉस्ट कैसे निकाल रहे थे हम लोग, तो रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, इसी फैक्टर कॉस्ट से हम लोगों ने निकाला बाजार मूल्य। तो मार्केट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फैक्टर कॉस्ट के साथ में हम इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ रहे थे, माइनस किसको कर रहे थे, सब्सिडी को। तो हमारा क्या निकल कर आया था, मार्केट प्राइस। अब इसने ऑलरेडी मार्केट प्राइस आपका दिया हुआ है। अब मार्केट प्राइस से जब आप फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं तो क्या करेंगे, मार्केट प्राइस माइनस सब्सिडी प्लस आपके इनडायरेक्ट टैक्स, सॉरी प्लस सब्सिडी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। इसने क्या किया है, यदि बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय में आर्थिक अनुदान जोड़ दिया जाए, प्लस सब्सिडी को जोड़ दिया जाए और प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष करों को घटा दिया जाए तो बराबर होगा बाजार मूल्य पर समग्र घरेलू उत्पाद के साधन कीमतों पर, साधन कीमत यानी कि फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट पर राष्ट्रीय आय के। तो बिल्कुल ये आपके साधन कीमत है, फैक्टर कॉस्ट के ऊपर आप लोगों के लागू होता है। ठीक है, प्लस माइनस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएनपी की गणना में निम्न को नहीं जोड़ा जाता है। कि जब भी आप लोगों ने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन को देखना है, जीएनपी को है, तो जीएनपी के अंदर हम लोगों को क्या नहीं जोड़ना है, निम्न को नहीं जोड़ा जाता है। तो बताइए किसको नहीं जोड़ा जाता है। अब देखिए जीएनपी जब भी आता है तो सी प्लस आई प्लस आपके कंजप्शन आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, उसके बाद में आपके गवर्नमेंट के सरकारी उपभोग आ जाएंगे। ठीक है, प्लस आपके एक्स माइनस एम जो है उनको जोड़ा जाएगा। अब देखो जीएनपी की जब भी गणना की जाती है तो लगान से प्राप्त आय है इसको जोड़ा जाएगा, ब्याज का भुगतान भी जोड़ा जाएगा, डिविडेंड या लाभांश जो है जोड़ा जाएगा। अब सरकार का अंतरण भुगतान इसके अंदर नहीं जोड़ा जाता है। आंसर क्या रहने वाला है, 4 नंबर। अंतरण भुगतान क्या है, अंतरण भुगतान या ट्रांसफर पेमेंट्स, अंतरण भुगतान या ट्रांसफर पेमेंट, ऐसा भुगतान, ऐसा एक तरफा भुगतान जिसके बदले में किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन न हो, सेवा का उत्पादन न हुआ हो। कोई भी ऐसा ट्रांसफर है जिसकी वजह से आप लोगों को क्या है कि आपने कोई प्रोडक्शन नहीं किया पर आप लोगों के पास में क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया। जैसे हम लोगों को क्या मिलता है, एग्जाम्पल में अगर लिखना चाहो तो लिखना, स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप हो गई, कोमा आप लोगों के इसके अंदर पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन हो गई, वृद्धावस्था पेंशन हो गई। ठीक है, कोई सब्सिडी हो गई या कोई अनुदान या सहायता जो है, योजनाओं के माध्यम से आप लोगों को देखो किसी वृद्धावस्था को पेंशन मिल रही है। हाँ, अगर कोई वृद्धावस्था पेंशन है तो उसको काउंट नहीं करेंगे। कोई सेवानिवृत्ति की पेंशन ले रहा है तो उसको हम काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने उसके बदले में पहले ही सेवाएं उसने दे दी हैं।
इसलिए उसको तो काउंट करेंगे, जबकि वृद्धावस्था पेंशन है, कोई महिला को पेंशन मिल रही है, विधवा पेंशन मिल रही है, तो उनको हम काउंट नहीं करते हैं। केवल किसको काउंट करते हैं हम लोग कि जैसे हमारे जो सेवानिवृत्ति वाले हैं, जो आपके रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनको काउंट किया जाता है। तो आपके सरकार के जो अंतरण भुगतान है उनको हम काउंट नहीं करते हैं। किसको नहीं जोड़ेंगे? तो सरकार द्वारा अंतरण भुगतान। लगान से प्राप्त आय यानी कि रेंट जो है उसको हम जोड़ते हैं। रेंट था हमारे पास में, प्लस वेजेस था, प्लस इंटरेस्ट था, प्लस प्रॉफिट था, है ना। लाभांश भी था हमारा, इंटरेस्ट ब्याज का भुगतान भी था, आपका लगान भी था यानी कि रेंट भी था, किराया भी था और वेजेस भी था। इनको हम जोड़ते हैं तो हमारा डी ऑप्शन जो रहेगा, सरकार के द्वारा अंतरण भुगतान, इसको हम शामिल नहीं करने वाले हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न समीकरण में से कौन सा जीएनपी को अभिव्यक्त करता है? अभी अभी जस्ट लिख कर आया हूं। वैसे तो देखिए सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब हम देख लेते हैं कि सी क्या है। सी है आपका कंजप्शन, उपभोग व्यय, कंजप्शन, ठीक है। आई है आपका इन्वेस्टमेंट, निवेश व्यय, इसको भी जोड़ा जाता है जीएनपी में, ठीक है। उसके बाद में है जी के अंदर आता है आपका सरकारी निवेश व्यय, सरकारी निवेश व्यय, ठीक है। उसके बाद में हमारे आता है एक्स माइनस एम यानी कि आयात व निर्यात का अंतर, एक्सपोर्ट व इंपोर्ट का अंतर, आयात व निर्यात का अंतर, आयात व निर्यात का अंतर जो है वो आप लोगों का इसमें एक्स माइनस एम में रहने वाला है। तो आपका क्या आंसर बनेगा? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस, सॉरी, सी प्लस आई प्लस जी माइनस एक्स माइनस एम, यानी कि 2 नंबर आंसर जो है वो आपका रहने वाला है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, राष्ट्रीय आय में निम्न को शामिल नहीं किया जाएगा। निम्न को शामिल नहीं किया जाएगा। पेंटर द्वारा स्वयं के लिए निर्मित पेंटिंग, मास्टर द्वारा अपने बच्चे को पढ़ाना, गृहिणी की सेवाएं या सभी को। कि नेशनल इनकम का जब भी काउंट किया जाएगा तो इनमें से किसको आपके काउंट नहीं किया जाता है? देखिए कि इनकी वजह से इन तीनों को ही हम शामिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से बाजार में मौद्रिक विनिमय नहीं होता है। बाजार में मौद्रिक विनिमय या मॉनेटरी एक्सचेंज जो है, मौद्रिक विनिमय नहीं होने के कारण, मॉनेटरी एक्सचेंज नहीं होने के कारण राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को ही हम नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं करने वाले हैं। उसके बाद में हमारा आता है आज का लास्ट क्वेश्चन, उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के लिए निम्न को शामिल नहीं किया जाता है। जब भी हम उत्पादन मेथड का, प्रोडक्शन मेथड का उपयोग करते हैं तो उसके अंदर हम किसको लेते हैं? हम अंतिम वस्तुओं को लेते हैं। अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाएगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को लिया जाएगा, अंतिम उत्पाद को लिया जाएगा, कानूनी तरीके से प्राप्त आय को लिया जाएगा। इन तीनों को ही शामिल करेंगे। जबकि मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं करते हैं। तो आंसर क्या रहेगा? 1 नंबर। क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं को अंतिम उत्पाद में शामिल कर लिया जाता है। अंतिम वस्तुओं को मध्यवर्ती नहीं रखते हैं, अंतिम उत्पाद को शामिल करते हैं। क्योंकि अगर मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल होगा तो इससे दोहरी गणना की समस्या आती है। दोहरी गणना की समस्या, दोहरी गणना की समस्या। इस दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए हम क्या करते हैं? आपके मध्यवर्ती वस्तुओं का इसमें हम शामिल नहीं करते हैं। तो ये थी हमारी आज की बात नेशनल इनकम के लिए, जो हम लोगों को मुझे लग रहा है कि जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी। जाते जाते एक बार वापस से वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ और अपने स्टेटस पे, सोशल मीडिया स्टेटस पे इसको आप शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे वापस इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस के साथ इसी MCQ सीरीज में। तो बने रहिए नेक्स्ट क्लास तक। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।